इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सर्कुलर क्यू को पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हम क्यू का लिंक लिस्ट और एरेस इम्प्लीमेंटेशन सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम सर्कुलर क्यू को समझेंगे और इसके बाद इसकी कोड को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जब हमने क्यू की एरेस इम्प्लीमेंटेशन की थी तो आपको याद होगा जब हमने डी क्यू का फंक्शन बनाया था तो उस एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हमें सभी एलिमेंट्स को एक की तरफ लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ता था, जिसमें हमने फॉर लूप का यूज किया था। तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती थी वो आती थी बिग ओ ऑफ एन, तो जो कि बहुत ज्यादा है। तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करना चाहते हैं, तो उस टाइम को कम करने के लिए हम यहाँ पर सर्कुलर क्यू का यूज करेंगे। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले देखते हैं। It is a special type of queue where last element of queue is connected to first element। तो यहाँ पर हमारा लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड रहता है। तो देखिए इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्यू है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले एन क्यू वन किया, हमने एक एलिमेंट इंसर्ट किया जिससे कि हमारे थर्ड इंडेक्स पर एक एलिमेंट वन आ गया और इसका रियर थ्री हो गया। उसके बाद हमने एन क्यू थ्री किया और एन क्यू थ्री करने के बाद हमारे फोर्थ इंडेक्स पर यहाँ पर थ्री स्टोर हो गया और हमारा रियर फोर हो गया। और उसके बाद हमने डी क्यू फंक्शन किया, पर हमारे डी क्यू फंक्शन में हमारा फ्रंट वन हो गया। और आपको याद होगा कि जब हमने इसको एरे से इम्प्लीमेंट किया था तो उसमें हमारा फ्रंट जीरो ही रहता था, उसको हम फ्रंट को चेंज नहीं करते थे, हम रियर को आगे पीछे करते थे। लेकिन यहाँ पर हमारा फ्रंट भी चेंज हो गया। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट वन से लेकर हमारा रियर फोर तक हमारी क्यू हो गई और यहाँ जो जीरोथ में हमारा एलिमेंट था वो डिलीट हो गया। तो यहाँ पर हम फ्रंट के इंडेक्स को भी एक से इंक्रीज कर रहे हैं जैसे हम रियर के किया करते थे, जिससे कि हमारे एलिमेंट डिलीट हो जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एन क्यू सेवन किया। तो यहाँ पर एन क्यू सेवन किया तो यहाँ पर हमारा रियर जीरो बन गया और फ्रंट वन ही रहा। यहाँ पर हम फोर्थ के बाद हमारा रियर दोबारा से जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पर एक स्पेस खाली थी, हमारा जीरो वाला इंडेक्स खाली था। तो यहाँ पर हमारा सेवन स्टोर हो गया। तो यहाँ पे हमारे एक सर्कल में सभी एलिमेंट स्टोर होते हैं और डिलीट होते हैं, तो इसलिए इसका नाम है सर्कुलर क्यू। तो इसको हम इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। इस डायग्राम में हमारा जो फोर्थ एलिमेंट है, जो हमारा ये लास्ट फोर्थ एलिमेंट है, ये जीरोथ इंडेक्स के साथ कनेक्टेड रहेगा और इसको कनेक्ट करने का कोड हम अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो यहाँ पर यही बात समझने वाली है कि यहाँ पर हमारा रियर फोर से हमारा लास्ट वाले जीरो पर हो जाता है। अगर हम यहाँ पर स्पेस है तो हम यहाँ पर अपने एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं। तो अब हम सर्कुलर क्यू का कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले लाइन में हमने आईओ स्ट्रीम फाइल को इंक्लूड किया और उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन लिखी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और इन दोनों को लिखने के बाद हमने कांस्टेंट डिफाइन किया मैक्स नाम का, जिसको हमने वैल्यू दी 5। और इसको डिफाइन करने के बाद हमने अपनी क्लास बनाई सी क्यू नाम की और सी क्यू के अंदर हमने मेंबर्स को डिक्लेयर किया। सबसे पहला हमने किया इंटीजर टाइप का रियर। इस रियर के अंदर हम अपने लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर करेंगे और फ्रंट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स और एमएक्स के अंदर हम अपनी सर्कुलर क्यू बनाएंगे। और इसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हमने रियर और फ्रंट की वैल्यूज को इनिशियलाइज किया -1 और 0 से। जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो शुरुआत में उसमें रियर की वैल्यू -1 होगी और फ्रंट की वैल्यू होगी 0। और उसके बाद हमने अपना पहला मेंबर फंक्शन बनाया एन क्यू नाम का, जिसमें हम इंट एन, इस इंट एन को हम इंसर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने ओवरफ्लो की कंडीशन लिखी, इफ फ्रंट इज इक्वल टू 0, अगर मेरे फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 है एंड रियर इज इक्वल टू मैक्स -1 और मेरा जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स है मैक्स -1 के इक्वल है, तो उसका मतलब है कि हमारा लास्ट एलिमेंट लास्ट इंडेक्स पर है, क्योंकि एरे में हमारा मैक्सिमम से एक इंडेक्स कम होता है लास्ट इंडेक्स। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमने एंड ऑपरेटर लगाया है, तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये केस ट्रू होगा। और अगर ये केस ट्रू है तो हमारा आउटपुट आएगा ओवरफ्लो केस, किसके अंदर हम कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद हमने अपना दूसरा यहाँ पे केस लगाया, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में हमने क्या किया है, इस डायग्राम में हमने एक सर्कुलर क्यू बनाई और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को स्टोर किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स है वो है 1, हमारा फ्रंट 1 है और हमारा रियर 0 है। तो सर्कुलर क्यू में क्या करते हैं हम, तो देखिए सर्कुलर क्यू में अगर हमारे फर्स्ट इंडेक्स पर प्लेसेस खाली होते हैं तब उन इंडेक्सेस पर नए एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया।
यहाँ पे हमारा जीरो इंडेक्स खाली था तो हमने यहाँ पर एक नया एलिमेंट स्टोर कर दिया। लेकिन अगर मैं अब एक नया एलिमेंट स्टोर करना चाहूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस रियर के बाद हमारे यहाँ पे वन स्टोर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रियर का इंडेक्स है जीरो और फ्रंट का इंडेक्स है वन। तो हमारा जो फ्रंट है वो रियर से एक बड़ा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, हमारा फ्रंट रियर से एक बड़ा होगा, तो ये हमारा ओवरफ्लो केस होगा। और इसके साथ मैंने एंड ऑपरेटर लगाया है, और इस एंड ऑपरेटर के साथ मैंने कंडीशन लिखी, रियर इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, कि हमारा रियर माइनस वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। जब भी ये कंडीशन हम चेक करें, तब हमारा रियर माइनस वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमने शुरुआत में कंस्ट्रक्टर बनाया था तो इसमें हमने शुरुआत में ही रियर को माइनस वन की वैल्यू दी थी और फ्रंट को जीरो, कि अगर हमारा रियर माइनस वन के इक्वल ना हो और हमारी ये कंडीशन भी ट्रू हो, तो उसका मतलब है कि हमारा ये ओवरफ्लो केस है। और इस फर्स्ट और इस सेकंड दोनों कंडीशंस के बीच में हमने यहाँ पर और ऑपरेटर लगाया है, कि अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो तो हमारा ये आउटपुट प्रिंट हो जाए। और इस इफ के एल्स पार्ट में हमने लिखा है, इफ रियर इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में हमारा रियर थ्री पर है, हमारे लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है थ्री, और हमारे फ्रंट एलिमेंट का इंडेक्स है वन, और यहाँ पर ये जीरो इंडेक्स खाली पड़ा है। तो देखिए यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी थी, इफ रियर इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन, कि अगर हमारा रियर लास्ट इंडेक्स से इक्वल हो तो हम रियर को जीरो कर देंगे। तो यही हमने यहाँ पे किया है, कि अगर हमारा यहाँ पे हमें नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर करना हो तो हम वो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे रियर को जीरो करा है। और अगर ये वाला इफ ट्रू नहीं है तो हमने यहाँ पर एल्स पार्ट में लिखा है रियर प्लस प्लस। तो इसके एल्स पार्ट में जैसे हम नॉर्मल क्यू में करते हैं, वैसे ही हम रियर को एक प्लस करेंगे और उसके बाद हम ए रियर में वैल्यू को स्टोर करवा लेंगे। और इस एन क्यू फंक्शन के बाद हमने अपना अगला फंक्शन डिफाइन किया है डी क्यू। इस डी क्यू फंक्शन में हम एक फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करेंगे, और यहाँ पर हमने अंडरफ्लो की कंडीशन लिखी है, इफ रियर इज इक्वल टू माइनस वन, तो हमारी ये सी आउट अंडरफ्लो केस प्रिंट हो जाए। और अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो ये एल्स वाला पार्ट चले, जिसमें हमने सबसे पहले डिलीटेड एलिमेंट इस ए फ्रंट को प्रिंट करवाया है, कि जिस एलिमेंट को भी हम डिलीट कर रहे हैं वो प्रिंट हो जाए। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, इफ रियर इज इक्वल टू फ्रंट। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में हमारे रियर का इंडेक्स है टू और हमारे फ्रंट भी है टू। तो हमारे लास्ट और फर्स्ट दोनों का इंडेक्स एक ही है। तो देखिए जब भी हमारे लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स और फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा एक होगा, तो उसका मतलब है कि हमारे क्यू में एक ही एलिमेंट है। तो जैसे यहाँ पर रियर और फ्रंट दोनों की वैल्यू टू है, तो यहाँ पर हमारा क्यू में एक ही एलिमेंट है और वो टू इंडेक्स पर स्टोर है। तो अगर मैं इस एलिमेंट को भी डिलीट कर दूंगा तो हमारी जो क्यू है वो बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रियर और फ्रंट को रीसेट कर दिया। रियर को मैंने माइनस वन की वैल्यू दी और फ्रंट को मैंने जीरो की वैल्यू दी, जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाते हुए दी थी। तो अब जब भी मैं इस क्यू में नया एलिमेंट इंसर्ट करूंगा तो वो जीरोथ इंडेक्स से इंसर्ट होंगे। और उसके बाद हमने एल्स इफ में कंडीशन लिखी है, कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो, रियर और फ्रंट इक्वल ना हो, तो फ्रंट इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन और फ्रंट इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में जो हमारा फ्रंट है उस वो है थ्री, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है वो है टू, और ये हमारे थर्ड इंडेक्स पे स्टोर है। जो हमारा रियर है वो है टू, और ये वन हमारा लास्ट एलिमेंट है। तो अगर मैं इस फ्रंट को डिलीट करना चाहूँ, इस एलिमेंट को मैं डिलीट करना चाहूँ, तो मुझे इस फ्रंट को एक से इंक्रीज करना होगा। लेकिन हमारा इसके एक इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर कोई अगला इंडेक्स नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्रंट को जीरो करूंगा। क्योंकि अगर मैं फ्रंट को जीरो करूंगा तो हमारा फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। जो हमारी नई क्यू बनेगी वो फ्रंट से रियर तक होगी, जिसमें केवल ये तीन ही एलिमेंट होंगे और ये टू अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो इस यही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, कि फ्रंट इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन हो, फ्रंट को जीरो कर देंगे। और अगर इन दोनों इफ में की कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो, तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, जिसमें हम फ्रंट की वैल्यू को एक से इंक्रीज कर देंगे। और उसके बाद हमने अपना अगला फंक्शन डिफाइन किया है, रियर पीक। इस रियर पीक फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले अंडरफ्लो की कंडीशन लिखी है, इफ रियर इज इक्वल टू माइनस वन, तो हमारी ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। और अगर ये अंडरफ्लो की कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमने ए रियर को प्रिंट करवा दिया। और इसी प्रकार हमने फ्रंट पीक में ए फ्रंट को प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन के अंदर क्यू नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट को इंसर्ट किया और कुछ फंक्शंस को चला के देखा। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आया वो है, डिलीटेड एलिमेंट इज वन
उसके बाद 2 और लास्ट एलिमेंट इज 4। तो देखिए सबसे पहले हमारा इस dq फंक्शन का आउटपुट आया, उसने हमारे 1 को डिलीट कर दिया क्योंकि हमने सबसे पहले 1 इनपुट किया था। और उसके बाद हमारे इस q डॉट dq फंक्शन का आउटपुट आया, जिसने हमारे 2 को डिलीट कर दिया क्योंकि 1 के बाद हमने 2 को इनपुट किया था। और उसके बाद हमारे इस थर्ड फंक्शन का आउटपुट आया रियर पीक का, जिसने लास्ट एलिमेंट इस 4 को प्रिंट कर दिया क्योंकि हमने सबसे लास्ट में 4 को इंसर्ट किया था, तो इसलिए यहाँ पर हमारा 4 प्रिंट हुआ। तो हमारी जो ये सर्कुलर क्यू ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।